वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ पीएचडी फोरम। तो आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पीएचडी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमारे साथ आज 3 गेस्ट मौजूद है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। तो हमारे साथ है पहले पुलकित जोशी जो ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका पीएचडी अभी खत्म हो चुका है, डिफेंस भी हो चुका है। तो फिर दूसरे हमारे साथ है सोमेदीप मुखर्जी जो अपने पीएचडी सेकेंड ईयर में है। और तीसरा हमारे साथ सचिन है जिनके पीएचडी आईजी कर जो कि एक नेशनल लैब है, वहां से खत्म होने के बाद वो टीआईएफआर में अभी अपना पोस्टडॉक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि ये तीनों अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसर्च में है, तो वो हमें ग्राउंड रियलिटी दे सकते हैं कि रिसर्च में। तो ऐसा इस एपिसोड में कोई यूनिक चीजें नहीं है कि जो ऑलमोस्ट कोई पीएचडी लैब में या फिर स्टूडेंट में डिस्कस नहीं हो रहा है। बस ये ग्राउंड रियलिटी जो हम सारे ग्रेजुएट अंडरग्रेड्स के पास पहुंचाना चाहेंगे कि क्या क्या तुम्हें सोचना चाहिए कि पीएचडी क्या है, इसके फ्यूचर क्या है। तो ये मैसेज बस हम पहुंचाना चाह रहे हैं सबके पास। तो बिफोर हम डिस्कशन में जाते हैं तो हम एक बार सबको ये पूछना चाहेंगे कैसे पीएचडी की तरफ या फिर रिसर्च की तरफ ये मोटिवेशन आया। तो हम पुलकित से स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो मास्टर्स कर रहा था, तब तक मेरा पीएचडी करने का कुछ मन था नहीं। फिर एक दिन मेरा ऑर्गेनिक लैब में हाथ जल गया और उसके बाद से मेरे को थ्योरी में इंटरेस्ट आ गया, तो उसके पीएचडी करने आ गया। लोगों का दिल जलता है तो आए सोते हैं या हाथ जलते हैं पीएचडी करते हैं लोग। ठीक है, अभी सोमेदीप की तरफ हम जाते हैं। सो मेरा ऐसा कहीं स्टोरी है कि मैं तो बीएससी कर रहा था, मेरे को उतना एक्सपोजर भी नहीं था रिसर्च। तो सिंस मैं डायरेक्ट बीएससी के बाद ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि रिसर्च कैसा है। और टू बी फेयर, यहाँ का इंस्टीट्यूट का जो एनवायरनमेंट है या फिर जो रिसर्च का एनवायरनमेंट है वो मेरे को सूट करता है। इट्स लाइक मेरे को इतना जल्दी जॉब में नहीं जाना था कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके, क्योंकि मेरे को लगता है अगर बहुत अर्ली टीम में कोई जॉब में जाता है तो that is not practically suitable for me. So that's why research. सचिन, Because I wanted to be a scientist from a very long time. I was probably somewhere in my second year of PhD. I thought, what I want to do, and I thought I want to be a scientist. And then I found out what do I need to do to become a scientist. So, and I realized that the first thing you have to do is get a PhD. So then I got a PhD. That's all. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पहले कि आप बचपन पे हो, फिर धीरे धीरे सोचते हो कि हम कभी आइंस्टाइन को देखते हैं, कभी न्यूटन को देखते हैं कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा है, तो ये सब देख के कभी कभी मोटिवेशन आता है कि हमें अभी ये सब करना है। So for me actually बचपन में मेरा पहला जो सपना था एम इन लाइफ वाज एक्चुअली साइंटिस्ट। इट्स हार्ड टू बिलीव, उसके बाद बहुत चेंज हुआ है। और फाइनली जब मैं पीएचडी में लैंड किया तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि इट वुड बी ट्रू सम। सो दैट इज फॉर मी। Yeah, I think for me, when I started my PhD, then I got to interact with my PhD supervisor more and more. And then he was telling me how he would approach a problem. And then what he told me is, because he's been in the field for a long time, and he's a scientist, and the way you look at problems changes. And then I found that very fascinating. How you would look at each problem that you encounter from different perspectives, and you try to solve it from the way that you learn, even through research. I thought that's quite interesting. आप तीनों 3 डिफरेंट स्टेजेस में, तो ऐसा होता है कि बहुत जेनरिक सा डिस्कशन है, लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। तुम पहले बहुत ऐसे हाई मोटिवेशन लेके इस फील्ड में घुसते हो, फिर तुम्हें एक रियलिटी पता चलता है कि उस टाइम पे हमारा मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है, हम कभी आमने सामने लोगों को देखते नहीं कि ठीक है कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई बेटर जॉब कर रहा है, ऐसे ये सब चीज़ें देखते नहीं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, फिर वो चीज़ें दिखना स्टार्ट होता है कि ठीक है अभी ये बैंक में है, ये ओएनजीसी में, इनके पास कमाई है। तो फिर वो एक फेज क्या सबके मन में आता है या फिर कुछ लोगों के मन में बस आते हैं कि अगर कोई 20 सेकंड में जॉब कर रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ अपने लाइफ में कर रहा है, हमें पता नहीं कि वो बेटर है या फिर खराब है, पर वो होता है ना कि हमें सोचते हैं वो बेटर करे, उन्हें लगता है हम बेटर करें। तो वैसा कभी हुआ है? कभी मोटिवेशन ऐसे बिगड़ता है कि ठीक है ये लोग शायद उस जगह पे शायद हम होते तो बेटर होता, वैसे कभी फील आता है कि विद इन पीएचडी ये 5 साल 6 साल? तो ये बात मतलब पार्शियली सही है कि मतलब कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको अपने दोस्तों को देख के जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं और जो एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब या फिर और किसी जॉब में जा चुके हैं। लेकिन हमेशा ऐसी बात नहीं है, हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होती हैं। तो डेफिनेटली वो लोग पैसा कमाना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैं मतलब किसी को वैसे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट आप उसी टाइम में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी ग्रो कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, बट वो ग्रोथ हो रही है आपके अंदर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। लेकिन आपको मतलब आप जब पीएचडी करेंगे आपको लगेगा कि जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने दोस्तों से बात करके देखें तो कई बार वो आपको बोलेंगे कि जैसे मुझे मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि फिर तुम्हारा अच्छा है तो अभी तक कॉलेज टाइप का लाइफ जी रहे हो, जो कि अच्छी बात है,
वो अभी तक कॉर्पोरेट में घुस गए हैं, उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, बट आपको जो कर रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए, जैसे कि हमको पीएचडी में आ गया। And also there are benefits, right, to doing a PhD. Like, for example, if you're from a good enough lab that's well funded, you also get a lot of funding to do things like maybe going to a conference, maybe the conference for very international conference. You're basically getting a free trip out, which doesn't happen pretty much anywhere else. व्हाट अबाउट वर्क रिलेटेड स्ट्रेस? क्या लगता है जैसे सबके काम है, कोई भी हो तो सबके काम में कुछ तो स्ट्रेस है, ऐसा नहीं कि कोई अपने इजीली पैसा कमा रहे हैं, कुछ नाम कमा रहे हैं, वैसा नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि जब पीएचडी या फिर रिसर्च करते हैं उनके जो स्ट्रेस है वो थोड़े ज्यादा है एज कम्पेयर टू अलग लोगों के, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग पीएचडी करें हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा सच है कि ये जो स्ट्रेस है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अनसर्टन होता है, कभी क्या कर रहे हैं क्या निकल रहा है ये हमें पता नहीं। तो इस रिलेटेड क्या लग रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा है इस लाइन पे मतलब रिसर्च में, या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे जॉब में, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे टाइप? Actually, what I think is that stress is relative. Stress हमेशा इंसान को ऐसा फील होता है कि मेरा पिछला सिचुएशन क्या था और अभी क्या, तो उस रिस्पेक्ट में अगर सोचे तो दोनों का स्ट्रेस है, पर ओवरऑल जिसको जो सिचुएशन में है उसको वो सिचुएशन ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो being biased of PhD, I will think that yes, probably PhD is more stressful than a corporate job. बट उनका भी सेम होगा, उनका भी पोस्ट का डेडलाइंस हो गए, प्रेजेंटेशन का डेडलाइन हो गए, जैसे मेरे लिए भी है। तो द पॉइंट इज कि पीएचडी में मतलब जैसे कि खुशी जो है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल तीसरा जो सवाल था आपका कि मतलब स्टेबिलिटी, ये नौकरी, मैं तो उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ ये सब देखने के लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में मैं अभी तक खुद मैं अकेला ही हूँ एम्प्लॉयड एज एन स्टाइपेंड मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। सो instant comparison का नहीं है, but I think that when you are doing a PhD, you are essentially giving the best part of your life to yourself. यहाँ पे तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो, एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास एक भी पेपर है, the minimum, फिर भी वो तुम खुद के लिए खुद का पेपर देखो, उस पर तुम्हारा हक हमेशा 100% है। बट फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर 5 साल में कोई कॉर्पोरेट जॉब में कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट क्रैक किया, फिर भी दैट्स अ कंपनीज फेल। सो कुछ अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एशियन पेंट्स, उनका कुछ अच्छा सा बहुत अच्छा कलर आता है, तो वहाँ पे एशियन पेंट्स का नाम होता है, नॉट दैट कौन सा साइंटिस्ट है उसको वो कंपाउंड डिस्कवर किया, पर यहाँ पे इट्स लाइक ओन अचीवमेंट, ओन गोल। सो फॉर दैट आई थिंक रिसर्च इज बेटर। जैसे सेम सवाल के जवाब में बाकी दोनों से वैसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि जैसे सोमेदीप का जवाब था तो जिस स्टेज में वो भी है पीएचडी के, तो वो बहुत अच्छे जवाब था, मतलब जो भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट सुनना भी चाहेंगे और मोटिवेट होंगे। पर बाकी ये जो काम पे अपना हक, कितना ग्राउंड ब्रेकिंग काम है, सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसमें मैं बाकी दोनों से भी थोड़ा सुनना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि ये दोनों थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। From what I understand, let's say, for argument's sake, let's say that your work is impactful, but then normally it is not evident as in like it will not be evident today. Let's say something is published, and if I say find some groundbreaking new thing, right, and then that normally it becomes effective or becomes useful over the years. It will take time, and that is what we see with most of the discoveries that have happened. I think that is all right, but like I said, it is still your work. Like you can still go back when somebody was looking at the work or say, "Oh, okay, this person has done this work, or they figured this out." It's always going to be mine and my supervisors. Nobody else is coming in that picture. So that is it. तो सारे एक्सपेक्टेशंस है सबके पास की पीएचडी करने के लिए, वो अगर फुलफिल हो जाएगी कि ऑब्वियसली तुम बाकी लोगों से, बाकी जॉब से ऊपर रह रहे हो, क्योंकि ठीक है अभी हमें ये चाहिए था, ये अचीव कर लिए, पर अलोंग द वे बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं, ठीक है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो नहीं मिलती हमको, तो उस केस में हम कैसे डील करते हैं वो चीज़ों को, कि एंड में जब हम पहुंचते हैं क्या हमें वो सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ जो हम करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में? So I think you have to be real with the expectations. And I think that becomes evident, maybe not in the beginning, but along the way, it becomes evident. Like you would probably have an idea, okay, I might finish my PhD at this point, I might have so many papers, I might be able to go for a postdoc here, I might be able to, get a job here at some point. But I think you should be able to adapt to that. I think that is also what you learn from a PhD, to have expectations and to judge yourself and then have expectations based on your abilities. I think that is important. तो ओवरऑल ये कंक्लूजन यही कि जो रिसर्चर वाला जो फीलिंग्स है वे अबव ऑल वैसे टाइप का, अगर तुम सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहा है, जैसे चाह रहे थे पीएचडी वैसे जा रहा है,
तो इसका मतलब ये बहुत सुप्रीम फीलिंग्स है, तो पैसा बाकी चीजें इतना मैटर नहीं करता जितना। तो मुझे लग रहा है वो जो थोड़े दैट इज ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू थिंक दैट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर की हाँ मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं काम करता हूँ, खुद के लिए करता हूँ, खुद से सोचता हूँ, प्रॉब्लम डिजाइन करता हूँ, फिर उसके आंसर्स डिजाइन करता हूँ, तो इट्स गुड। अब अगर मतलब कुछ भी एक मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में कि मैं बीटेक करने में घुसा और सोचा कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन इज सेम टू अ पीएचडी स्टूडेंट, मैं 4 साल में खत्म कर दूंगा, 3 साल में खत्म कर दूंगा, सो दैट इज सिमिलर। सो ऐसा अनरियल एक्सपेक्टेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर बैचलर्स के बाद आ रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा एससीजीपीए है 8.4, मैं कुछ एकदम बहुत अच्छा स्टूडेंट था नहीं बचपन से, तो इसका एक्सपेक्टेशन लेके मैं सोचूंगा कि हाँ मेरा जो पेपर आएगा या मेरा जो काम होगा वो टाइम टेकिंग। If I am true to being myself, I continue to do my hard work and patience, I think we can all achieve a good PhD now. और इसी बात पे मैं I would like to add on to Sachin's point where he said that यहाँ पे आके आपको सीखने को मिलता है कि आपको खुद को कैसे जज करना है, आपको खुद की एक्सपेक्टेशन कैसे, first of all how to set your expectations and then meeting them is the second thing of course। तो setting the expectations का आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा PhD में, because it is very unlike it। आप मास्टर्स करके आते हैं, बैचलर्स करके आते हैं, जहाँ आपके पास एक सेट कोर्स होता है, सेट सिलेबस होता है, आप अपने ग्रोथ अपने बाकी के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप अपने कंपैरिजन करके अपनी ग्रोथ को आप एसेस कर सकते हैं। बट सडनली जब आप पीएचडी में आते हैं तो पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका एक अलग प्रोजेक्ट होगा, आपके सेम लैब मेंबर के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, उसका एक अलग प्रोजेक्ट है। तो मतलब आपको अपनी ग्रोथ अपने अकॉर्डिंग जज करनी है, आपको अपने खुद एक्सपीरियंस करनी है। तो ये आप बहुत बड़ा डिफरेंस है सडनली जब आप पीएचडी में आएंगे तो आपको ऐसा कुछ कंपैरिजन करने को है नहीं, तो यू आर योर ओन कंपटीशन काइंड ऑफ। तो वो चीज आपको एक बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा फॉर लाइफ। इसके अगले जो सवाल है वो रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें ये होता है कि जब पीएचडी हम करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं तो उसके दौरान अपना जो पर्सनल लाइफ है या फिर रिसर्च आउटसाइड जो लाइफ है उस पे क्या क्या रहता है, मतलब क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशन से क्या क्या फुलफिल होता है, विद एज के सब फुलफिल हो रहा है, या फिर क्या क्या सैक्रिफाइस हमें करना पड़ता है कि जब हम ये सब लाइन चुनते हैं, या फिर ऐसा कुछ चीजें बिल्कुल है ही नहीं कि नहीं हम अपने काम और लाइफ दोनों बहुत ही बैलेंस वे में जी रहे हैं। तो इस पे फिर क्या कहना है? देखिए वर्क लाइफ बैलेंस तो होना चाहिए। अभी आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इंटरनेट पे, हर एक पॉडकास्ट पे, वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ सीनियर लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाहिए, बट मेरा ओपिनियन है कि डेफिनेटली चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, और वो आपको सेट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एनी अदर जॉब, आपको पीएचडी भी एक तरह का जॉब ही है। सो यू गेट आउट ऑफ द स्टूडेंट माइंडसेट, ये आपका एक जॉब है, और आपको जैसे कोई भी जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, यहाँ पर भी आपको यू हैव टू सेट बाउंड्रीज बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, यू एंड योर कॉलीग्स, यू एंड योर जो भी आपके और स्टाफ मेंबर्स हैं, and you have to also prioritize your personal life, in जब वो टाइम सही हो उस टाइम की बात करना है। पर इसमें ये भी होता है ना कि जब कोई पीएचडी करता है, अब अपर लिमिट कुछ होता नहीं, तुम जितने काम ज्यादा करते जाओगे तो तुम्हारे खुद के लिए से बोला जाता है खुद के लिए बेटर है, तुम हमेशा अपने आप को स्ट्रांग करते हो, अपनी सीवी स्ट्रांग करते हो, अपने आप को कंपटीशन में रख रहे हो, वो रेस में अभी भी तुम हो। अगर तुम वो आइडियल वे में सोचने जाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस ये सब सोचने जाओ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंपटीशन में पीछे छूट जाओ। नहीं, मैं वैसे वही मैंने आपसे जैसे कहा, कंपटीशन तो आपके अपने साथ है ना, तो कंपटीशन किसी और के साथ है नहीं। और रही बात अपर लिमिट नहीं है, तो आपका स्टाइपेंड सपोज इंडिया में पीएचडी 5 साल का है, तो 5 साल ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको 5 साल के अंदर खत्म करना है। हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है प्रैक्टिकली फॉर अननोन फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ महीने का वो चलता है नॉर्मल, लेकिन एक रफ टाइम है आपके पास है। अगर आप 5 साल का स्टाइपेंड है तो आप उसको 5 साढ़े 5 साल, 5.5 मैक्सिमम 6 साल तक सोच सकते हैं खींचने की। और उसके बाद एक टाइम पर आपका भी सेविंग्स खत्म हो जाएगा, फिर आपका फाइनेंशियल ब्रेक लग जाएगा, फिर देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो एक अपर लिमिट तो रफ है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट अनबाउंड है। ये तो एक आइडियल सोचने की तरीका है, पर रियलिस्टिक में क्या होता है? क्या लाइफ में कुछ एक्चुअल में लोग सैक्रिफाइस करते हैं? एक पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं या फिर ऐसा नहीं करते? सैक्रिफाइसेस तो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पीएचडी का इंस्टीट्यूट जो है वो घर से बहुत दूर हो, तो then you are sacrificing your family time, your like special time to loved ones, festive occasions, ये सब दोस्तों के साथ घूमना, अड्डा मारना, ये सब चीजें तो छूट जाती है लाइफ से। ये सब चीजें तो है। तो मतलब पर्सनल लाइफ थोड़े बहुत पर्सनल लाइफ तो मतलब you have to again set up your personal life in a different way।
पर वो तो कोई भी अलग लाइन में भी हो सकता है, चाहे तुम बैंकिंग के जॉब करो, तुम्हारा पोस्टिंग कहीं दूर हो रहा है घर से, तो वो तो सिमिलर सिचुएशन है। हाँ, this is common to everyone who stays out of their home or hometown. I think it's the same problem with most jobs. तो जो सचिन ने एक बार पॉइंट आउट किए थे स्टार्टिंग में कि फंडिंग कॉन्फ्रेंसेस ये सब होता है, तो अभी जैसे क्या हुआ कि हम लोगों के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 10 साल पहले जैसे एक्सपोजर था, इंटरनेट नहीं था हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा है। तो हम कंपेयर करते हैं पीएचडी विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। अभी भी एक चीज़ अच्छी बात है कि हम एज ए कंट्री इंडिया बहुत सारे कंट्री से बेटर साइंस कर रहे हैं, पर अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो ड्यूरेशन क्या होता है, 3 साल होता है। इंडिया में हम अगर देखें जनरली ऑन पेपर ड्यूरेशन 5 साल होता है, पर रफली सबको पता है कि 6 साल ऑन एन एवरेज, और कभी कभी 7, 8, इवन 9 साल भी होते रहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में भी इतने होते रहते हैं। फिर आती है फेलोशिप। फेलोशिप के दौरान में जितने फेलोशिप हमें मिलती है, जितने फेलोशिप एज कम्पेयर टू उनको मिलते हैं ऑफकोर्स उनके करेंसी में, पर वो जो दोनों फैक्टर में हमेशा जो आउटसाइड जा रहे हैं, बाहर कोई वेस्टर्न कंट्रीज जा रहे हैं, तो वो एक एडवांटेज में रहते हैं। और ये माइंडसेट अभी पहले शायद हम सोच, जब अगर 10 साल पहले हम जाएंगे, हम कभी सोचे नहीं थे ऐसा होता। हमें पता नहीं था कि बाहर लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनके 3 साल में खत्म हो रहा है, 3 साल 2 महीने में खत्म हो रहा है, इतना फेलोशिप मिल रहा है। अभी हमें ये सब चीज़ें पता है, तो उसके बाद हम एक कॉम्पिटिटिव वैसे टफ एग्जाम्स देके आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, तो हमें वो माइंडसेट कैसा रहता है उनके साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करें। एक्चुअली मेरा तो इस फील्ड में उतना आइडिया नहीं, पर मतलब दिस इज ट्रू, बट मैंने एक चीज सुना है कि जो 3 साल का पीएचडी होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पे आप एकदम फोकसली काम करते हो। उतना एज इन एक्सप्लोर करने का आपका जो फील्ड है रिसर्च का, उतना मौका नहीं मिलता। सो आई थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो एक डिसएडवांटेज है, पर अगर आप एकदम प्रोफेशनली सोचोगे तो दैट इज एडवांटेज। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव हो सकता है एक डिसएडवांटेज है, पर अगर हम सोचेंगे वो टाइम, क्योंकि टाइम आजकल जब कंपटीशन बढ़ती है, एक्सपोजर लोगों की बढ़ती है, तो तभी हमें भी उस कंपटीशन में रहना है। तो टाइम जब डबल टाइम लेता है, ऑलमोस्ट डबल टाइम, कहीं से 3 साल कहीं पे 6 साल, तो वो टाइम और कितना हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज, क्या वो बहुत ही मैटर करता है कि हम ठीक है हम एटलीस्ट बेटर सीखे हैं, या फिर उनका इतना मैटर नहीं होता है। एंड में वही मैटर करता है आउटपुट, कहाँ पे कितना आउटपुट आया, तो एंड में क्या मैटर करता है। अगर आप कंपेयर करें इंडियन पीएचडी विद अदर वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूरोप, यूएस का तो मुझे इतना एक्चुअली ज़्यादा नहीं पता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स यूरोप में, इसलिए मैं यूरोपियन पीएचडी स्ट्रक्चर को जानता हूँ थोड़ा सा, और उससे कंपेयर करूँगा तो कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज इंडिया में पीएचडी करने की ये है कि यू विल बी क्लोज टू योर होम, तो आप जब चाहें अपने घर जा सकते हैं, व्हिच इज नॉट वेरी पॉसिबल इफ यू आर आउटसाइड इंडिया। सेकंड थिंग इज इंडिया में रिसर्च का जो लेवल है, साइंस एंड रिसर्च, वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, आई वुड से, एंड देयर आर मेनी गुड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईएससी, डीआईएफआर, आईआईटीज, आइजर्स, एंड देयर आर लॉट मोर इंस्टीट्यूशंस सच लाइक दैट। तो जहां पे अच्छी रिसर्च होती है, अगर गुड फैकल्टी मेंबर्स इनके साथ काम कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोज। बट मैं अगर कॉन्स बताना चाहूंगा तो कॉन्स ये है कि एज आई सेड कि आपको एक स्टूडेंट माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ता है। soon after you go out of your MSc and maybe think of a PhD, so first of all it's your job to get out of that mindset, and it's also the government's and the institute's job to make you feel like a employee, like a proper employee, and not just a student, which also means, like for example in many European countries you have defined working hours. Okay, so suppose in Germany you have like around 40 or 48 hours per week which are defined, and that also influences your work life balance in some sense. और इंडिया में भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर पीएचडीज, आई थिंक इवन फॉर अदर कॉर्पोरेट जॉब्स फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ स्ट्रिंजेंट वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कुछ सेट डिफाइंड वर्किंग आवर्स है नहीं, और या है भी तो फिर बहुत ज्यादा है, व्हिच आर अनरियलिस्टिक। तो ऐसा कुछ पीएचडी के लिए भी होना चाहिए, जिससे, और एट द सेम टाइम अगर ऐसा हो गया तो जो यहाँ पे पीएचडी लोग कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, they also have the responsibility कि वो उसको strictly follow करें, कि suppose if you are working for 8 hours a week, which is I feel more than enough. एक हिसाब से अभी जो इंडियन सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ों में लैक कर रहा है। कोई सिस्टमेटिक टाइमलाइंस एंड डिफाइंड नहीं है। जो हमारे ज़्यादा टाइम जाते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम मेजर टर्म किस में जाता है, क्यों ज़्यादा टाइम जाता है? क्या हम प्लान अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्या हमारे प्रोजेक्ट डिफाइंड नहीं है, या फिर जो चीज़ें हम सीखते हैं क्या वो बहुत ही आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें, कि ठीक है टाइम हम लिए, ये जो टाइम हम अभी इन्वेस्ट किए उसका एक आउटपुट हमें मिलता है कुछ टाइम बाद। ओके, मे बी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ प्लानिंग में प्रॉब्लम है, बिकॉज ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है प्लानिंग, सबका अलग अलग प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑफ कोर्स इन पीएचडी आप खुद प्लान नहीं करते, तो खुद
सिर्फ आप खुद प्लान नहीं करते हैं, आप और आपका जो सुपरवाइजर है वो दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं. इट्स जॉइंट collaboration you can think of, because of course he is mentoring you, or he or she or they are mentoring you. लेकिन रही बात आपकी और प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है उस सेंस में, तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप कमिट नहीं हो पाते अपने टाइम को लेकर. आपको बस वो करना होता है कि मैं वापस उस पॉइंट पे दोहरा रहा हूँ कि आपको मास्टर्स के बाद यू हैव टू गेट आउट ऑफ माइंडसेट कि आप एक स्टूडेंट हैं और कोई आपको सिलेबस डिफाइन करके देगा, कोई आपको ये एग्जाम लेगा आपका, ऐसा कुछ नहीं होता है. So maybe आपका एक साल में after a year you will have an annual seminar or some department seminar, but उसके लिए आपको तैयारी हर दिन आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है और you have to stop relying on other people. So वो चीज तो आपको करनी पड़ेगी, and this you have to realize it as soon as you can if you want to do good. Sajin. Yeah, I think planning it is like that's exactly what I think was saying, and I agree with that. It's not just you have to sit with your supervisor and plan your work, right? I think in my case, towards the end of the third year of my PhD, we had an exact plan of what exactly are the chapters of my thesis and how much work is already done and what do we have to do to complete it. So that plan was already there, but according to our timeline, I should have finished my PhD by the end of my fourth year. There were some delays, and it came to the fifth year, but then I finished on time. So, but in this case, the project was well defined, and while there was still room for, let's say, for me to evolve the project, right? We could change maybe what things we are looking at, but the end goal of the question that we asked was the same: can we do this, and how do we do it? Right? That was already there, and we did not have to modify that particular question significantly. While in some cases, I think, for example, maybe some institute, they may not have a well-defined project. They would have let's say, this is what we're going to do, like maybe a tiger. And then you work on it. And that, I think, takes time. But I think in that case, you are more involved with the project. It's somebody else before you has not defined the project. You are doing it yourself. So I think that difference is there, but yes, planning certainly helps. Even I don't have any problem with the regular 5 years or 6 years thing. But इमेजिन कुछ जगह पे ऐसे कभी 7th ईयर, इवन कुछ डिपार्टमेंट में 8th ईयर 9th ईयर ये भी हो चुका है, ये भी हो रहा है. और बहुत जगह पे ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है कि ठीक है, जब तुम उस लैब में एंटर करते हो तो तुम्हें पता होता है कि यहाँ पे 7.5 साल में हमारी PhD खत्म हो. तो ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, तो क्या ये कितनी सही है? मतलब ये जो इंडियन साइंस को है कितना, तो रेगुलर अगर 5 साल होता है तो वो ठीक है, उस पर सही है. कहीं पे 3 साल होता है, कहीं पे 5 साल होता है, सबके एजुकेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और बियॉन्ड वो 5 साल में तो वहाँ पे हम क्या लूज करते हैं, वहाँ पे उसमें जो कमी है तो वो कितने स्टूडेंट के तरफ से आती है, कितने उनके सुपरवाइजर की तरफ से आती है, और कितने वो पूरे मैनेजमेंट. ये स्टूडेंट और सुपरवाइजर पे लिमिटेड नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, फिर इंस्टीट्यूशन एक कंट्री में जाती है. तो ये बहुत ऐसे बड़े सिस्टम में अभी हम ऐसे चीज़ों में फंस चुके हैं. हम जाके हम यहाँ पे बात करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते. पर इसका जो ओरिजिन है, कहीं पे भी इसका ओरिजिन है, तो कहीं ना कहीं इसको बंद होना पड़ेगा. क्योंकि जो भी हमारे फिक्स स्ट्रक्चर है हम उसको फॉलो करना चाहिए. हम अपने स्ट्रक्चर किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, पर हमें फॉलो करना चाहिए अपने स्ट्रक्चर. जैसे कि पुलकित ने अभी बोले कि अभी हमें वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, हमें एक जॉब की रिलेटेड इसको ट्रीट करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सपेक्टिव से, कि ये एक चीज़ें मिसिंग है कि हम 5 साल के अंदर हम कुछ भी करें, हम एक्सप्लोर करें, हम सीखे चीज़ें करें, पर बियॉन्ड दैट उसके जो डिफरेंट ईयर्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज करना, वो एक टॉक्सिक कल्चर में कन्वर्ट शायद हो रहा है, जो कि हमें रियलाइज अभी नहीं हो रहा है. मे बी कुछ साल बाद हमें रियलाइज होगा. तो नेक्स्ट आता है कि जैसे PhD के बाद के अपना फ्यूचर क्या होता है. तो मोस्ट जैसे हम लोग हैं, रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स है. कभी कभी हम जाके वो रेगुलर रिसर्च कर सकते थे, जैसे तुम्हारा रिसर्च जॉब्स हो गए, NGC में हो गए, कभी BSc में हो गए, ये सब जॉब्स कर सकता है. पर जब PhD को चूज करता है तो मेजर जो आइडिया रहता है, जो माइंडसेट रहता है कि तुम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनाना चाहते हो कुछ साल बाद, तो मोस्टली तुम एकेडमिक माइंडसेट्स पे जाते हो. पर अभी इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत सारे अगर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को हम देखेंगे तो उनके जो नए फैकल्टीज सब लगे हुए हैं, उनके रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो उस पर हम देखेंगे मोस्ट फैकल्टीज जो होते हैं उनके एजुकेशन, उनके PhD और पोस्ट डॉक तो मोस्टली अब्रॉड से होता है, वेस्टर्न कंट्री से होता है. तो चाहे मैं अगर कोई ऐसे एक्स नाम के इंस्टीट्यूट से आता हूँ जो बहुत रेपुटेशन है उसके, पर मैं वहाँ की पास आउट हूँ, फिर मैं बाद में जाता हूँ, जब मेरे फैकल्टी सिलेक्शन में प्रोसेस आता है तो मेरे साथ किसी MIT के बंदे का कंपटीशन होता है और वो MIT के बंदे वहाँ पे मिल जाते हैं. तो इस पर क्या लगता है कि कहीं पे ये सिस्टम की जो एक मतलब
क्या वो सिस्टम जो स्टूडेंट के सर पे ब्लेम रख के तो अपना एक कमियां छुपा रहे हैं, जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट को बिलीव नहीं करते, ठीक है ये हम बनाए, एक स्टूडेंट हम बनाए तो पर हम इसको ट्रस्ट नहीं करते। तो इस पे क्या कहना है कि कहीं ना कहीं हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमारे जो क्वालिटी है रिसर्च के वो मतलब ऐसे घटते जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और क्या फिर उनका माइंड सेट है कि नहीं कि इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज दे आर मोर बेटर देन आवर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आई कंडेम इट। तो आई डू नॉट लाइक दिस। अगर एक्चुअली में ऐसा कहीं हो रहा है इस बेसिस पे कि कोई इंडिया से है वर्सेस कोई एमआईटी से है या यूएस से है, उसके बेसिस पे अगर आप जज कर रहे हैं नॉट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वर्क जस्ट बाय द टैग, तो वो तो बिल्कुल सही चीज नहीं है। बट अगर जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं नाइस, बिल्कुल करना भी चाहिए। और मैंने तो अभी तक ऐसे पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा कुछ किया नहीं होता है, मोस्टली आल्सो बिकॉज मैं हमेशा से इंडिया में रहा हूँ रिसर्च के लिए। मे बी इन फ्यूचर अगर बाहर जाऊँ तो आई विल फील द डिफरेंस। तो अभी मैं कमेंट नहीं करना, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। आई मीन मेरा तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं है इसमें, पर आई एग्री विद कुलदीप जी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ये कर रहा है देन तो मतलब यू आर टेलिंग यू आर नॉट गुड एनफ, क्योंकि जो रिक्रूट करते हैं आई थिंक वही टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। अगर वही टीचर्स आपको रिक्रूट नहीं कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स नहीं, अभी तक हमें भी पता नहीं कि वो टैग देखते हैं क्या देखते हैं, ये इस पे बारे में हम शायद ज्यादा बात नहीं कर सकते। पर अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें वो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के लास्ट कुछ सालों के अगर हम रिक्रूटमेंट देखें तो मोस्टली बाहर के ग्रेजुएट्स होते हैं, इंडियन ग्रेजुएट्स है वहाँ पे एक्सेप्शन हमेशा रहता है। और वो परसेंटेज जो है पिछले कुछ साल पहले था, कुछ डिकेड पहले जो था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका है। हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, दैट इज लाइक इंटरनल अफेयर ऑफ एन इंस्टीट्यूट। कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, कितने इंडियन से कितने बाहर के हैं, और जो सिलेक्ट हुआ है बाहर से उसका रिसर्च लेवल एज कंपेयर टू द क्वालिफिकेशन दे रिक्वायर, कौन कितना ऐप में, ये सब इंटरनल चीजें इंस्टीट्यूट की। अभी हम बिना उस सिस्टम में जाए एटलीस्ट मैं तो कमेंट नहीं कर सकता इस चीज में। और हाँ अगेन लाइक अगर ऐसा टैग को देख के ऐसे बायसनेस हो रही है देन इट इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करें तो हम लोग अभी आज आप लोग तीनों कंपटीशन में कहाँ पे हो? कंपटीशन अगर उस कंपटीशन ग्लोबली वो एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन विद इन इंडिया नहीं, विद इन इंस्टीट्यूट्स नहीं, ग्लोबली अगर हम कंपीट करेंगे एक एमआईटी, हार्वर्ड, यूसी बर्कली इनके स्टूडेंट के साथ हम कंपीट करेंगे तो हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? That depends on the field, right? Like for example, Exactly. if let's say for example what a field I'm working on, and let's say field A, and I'm here at AIFR. Maybe somebody is working on similar field, maybe at Cambridge. How do we stand? I think it depends. Did the person finish their PhD, or do they have the same background? You are asked same question. Like for example, if they work in the same field for a long time, and are they continuing to work in the same field, or if somebody who's come to the field new? I think the answers depend on too many variables. You can't just say, oh, okay, just because they're from that institute, they're better. Because I don't see a reason why you cannot do the same science in an institute in India that somebody can do in MIT or Cambridge or Oxford right now. Most of the facilities are available. They might be difficult, but you get the same facility, right? You have same access to same resources. You have internet, you have journals, you have almost everything that you need to do the work. I'm talking about my field. For example, if I do talk about my field, yes, I do have the resources. For a different field, it might be different. तो जैसे अगर हम अभी कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, टाइम की बात हम पहले कर चुके हैं, तो अगर हम इन दोनों की चीजों को अभी कंप्लीट करें, इससे कहा जाता है कि इंडिया में एक अनसेट रूल है कि जब तुम आते हो फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करो तो एक अपर एज लिमिट होना चाहिए। कोई ऑफिशियल रूल नहीं, इसे अनसेट ऐसे कहा जाता है, हो सकता है रिवर्स हो। तो क्या लगता है कि जो हम कभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे, जो हम बोले कि पहले कि 3 साल उनके पीएचडी हमारे 6 साल 7 साल होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है कि हमेशा वो प्रोसेस हमें कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर ही देता है। क्योंकि इंडिया में एक एवरेज एज होता है पीएचडी खत्म होने की 29 हो गया। अगर तुम 3-4 साल पोस्ट डॉक कर दिए तो 33-34 हो जाते। तो इस पे एक्चुअल में एक बड़ी सी पैरामीटर है जो हमें कंपटीशन से बाहर रख रही है। अनसेट रूल्स के बारे में तो मुझे नहीं पता ऐसे, बट अगेन कमिंग बैक टू द कंपटीशन, तो कंपटीशन हाँ हो सकता है बिकॉज यू आर इन द सेम एरिया ऑफ रिसर्च, सपोज थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी,
बट अगेन इसमें वो जो मैंने पॉइंट पहले बोला था कि कंपटीशन एंड्स एज सून एज यू एंटर अ पीएचडी. सो ऐसा डायरेक्ट कंपटीशन आप किसी से होगा नहीं, आई फील, बिकॉज यू हैव योर ओन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज यूनिक in many sense. It's unique. So you will not have overlapping area of interest or overlapping projects. And it is next to impossible having overlapping projects with another person, even in the same area of research. The area might overlap. That brings in a little bit of competition because of the area, but otherwise I don't think it's the competition is not like a direct competition as you have in schools or colleges. Not that sort of competition. I think in PhD, let's suppose I am working in a XYZ field, तो मेरे को उस फील्ड में एक्सपर्टीज आती है. अब now I can't compare expertise of cricket with a football field, although those both are sports. So like that. So अगर मेरा फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं अगर एक्सपर्ट हूँ तो I don't need to worry about foreign university में क्या चल रहा है, क्योंकि I know I am an expert in the field. I have the skills to tackle the problem. In that case, I think I should be good enough for a faculty position. एक्सपर्टीज एक डिफरेंट चीज है. यहाँ पे आते हैं वो टाइम. अगर आप अपने फील्ड में अच्छे कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ही नहीं, सारी चीजें अपना अच्छे से सीखे हो, पर फॉर सम रीजन लेट्स से हाइपोथेटिकली वो एज रूल है और हम कहीं ना कहीं अपने आप को एलिजिबल नहीं कर पा रहे वो फैकल्टी पोजीशन के लिए. Very unfortunate. So I feel disappointed in the thing. But again, if there is a situation, then there is a situation. So all of this comes in the picture. Too many parameters. जैसे ये सारे कन्वर्सेशन है, ये बहुत जेनरिक है. ये हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे. हर पीएचडी लैब, हर ग्रुप्स और इंस्टीट्यूट सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं. इवन ये देखा गया है जब एंट्री लेवल में पीएचडीज आते हैं इंडिया में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत कम स्टूडेंट्स आने लगे एज कम्पेयर टू बहुत साल पहले, 5-6 साल 7 साल पहले जितने आते थे. धीरे धीरे वो कम होते हैं और उसका एक मेजर रीजन है वो बाहर ऑप्ट करते हैं पीएचडी करना. तो ये ऑब्वियस रीजन है. बस रीजन क्या है, वो क्यों जा रहे हैं, वो हमें अभी प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, क्या उनके पर्सनल चॉइसेस क्या है, तो वो हमें पता नहीं. पर ये हो रहा है, मतलब विद टाइम वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आना भी बहुत रिड्यूस हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है कि मेंटली लोगों को पता होता है कि क्या क्या करना है. जैसे कि अभी एक्सपोजर बढ़ चुका है तो वो लोग शायद हमेशा बेटर के लिए जाते हैं. जैसे हर कोई बेटर के लिए बेटर की तलाश में रहता है, तो वो भी शायद बेटर के लिए फिर अपना कभी वेस्टर्न कंट्रीज में पीएचडी चूज कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट और वो एक सिस्टम की दिक्कत है जिसपे हम शायद फंस गए हैं और वो बच्चों की मेंटालिटी को अफेक्ट कर रहा है और वो फिर यहाँ ज्वाइन नहीं करते. I mean, more than a country, more than an institute, it depends on which field you are trying to work. For example, I want to work in some field in which I have a very good professor who actually is in some institute of India. In that case, I think tag doesn't matter, country doesn't matter. In fact, if there can be many countries which are overall doing bad in research than India, but कोई एक फील्ड में वहाँ पे कुछ एक प्रोफेसर होगा जो कि बहुत अच्छा. तो it is like you have to be very clear कि आप कौन से फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो और उस फील्ड में कौन कौन से लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं. अब अगर वो एक्सपर्ट कोई ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे ओवरऑल रिसर्च अच्छा नहीं है, it doesn't matter because at the end of the night what matters is how much expertise you have gained in your PhD, not that the overall. So I think ये चीज अगर कोई ध्यान में रखे कि मेरे को अगर किसी लैब में जाना है इसमें एक्सपर्टीज यहाँ पे अच्छा है, I will go for that. That shouldn't depend on any other external criteria. तो अभी इसके रिलेटेड आता है, जैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस पे पहले बात कर चुके हैं, तो अभी आता है कि एक लैब के कल्चर होते हैं कि हम रिसर्च ग्रुप एक ज्वाइन कर रहे हैं. ऐसे होता है ना, कहा जाता है टॉक्सिक कल्चर. वो ऐसे रिसर्च फील्ड में नहीं, वो हर फील्ड में होता है. वो कॉर्पोरेट में है, वो प्राइवेट सेक्टर में, वो हर जगह पे ये चीजें है. तो जैसे टॉक्सिक लैब कल्चर होता है, तो हम रिसर्च कर रहे हैं तो मोस्टली मेंटली हम बहुत एग्जॉस्टेड रहते हैं काम करके ये सब. तो ये अगर लैब कल्चर बहुत टॉक्सिक है, लैब कल्चर एज इंक्लूडिंग योर पीआई, योर लैबमेट, तो सबको मिला के अगर हमें लग रहा है कि ये सब चीजें टॉक्सिक है, तो वो मेंटली कैसे अफेक्ट करता है किसी के काम को. क्या अगर एक लैब है, कहीं पे सब कुछ मिल रहा है, आपके पब्लिकेशंस मिल रहे हैं, आपके सीवी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपके पीआई अच्छे, पर कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स बहुत मतलब लैबमेट्स जो कलीग्स है वो बहुत टॉक्सिक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके काम और खुद जो लाइफ होती है वो अफेक्ट होती है. I mean, lab which I joined is not like this. So it is in general. So in general, comment करना is a bit difficult because this is subjective. Toxic ये जो word है ये बहुत subjective है. जो चीज मेरे को productive लग सकता है वो किसी और को toxic लग सकता है.
जो चीज किसी और को टॉक्सिक लग सकता है वो मेरे को और ज्यादा टॉक्सिक लगता है। तो इट्स नॉट लाइक जो टॉक्सिक का कोई मतलब मेरा पॉइंट ये है कि टॉक्सिक का कोई डेफिनेशन नहीं, इट इज हाउ यू डिफाइन टॉक्सिक। तो इफ यू थिंक दैट समथिंग इज टॉक्सिक फॉर यू, यू शुड गेट अवे फ्रॉम इट। और I think toxicity also like depends on how you let yourself be influenced from other people around you. It evolves over time, right? It evolves over time. तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक joint responsibility है। अगर कोई suppose young PhD student like in first year join कर रहा है, it's a joint responsibility of his or her or their seniors और PI कि वो उसको मतलब एक comfortable environment दें, इसके open सोचने का एक environment दें। because PhD mostly is all about thoughts, so you should have your thought। तो एक environment मिलना चाहिए जिससे वो सोच सके। that kind of an environment should be provided। और ऐसे negative influence नहीं करना चाहिए। suppose I'm just giving you a random example, अगर कोई senior है जिसको supposedly for valid reasons अगर उसको ज़्यादा time लग रहा है, then they should ensure that they are not conveying it in a wrong way to the junior students। ठीक है, it's okay sometimes it takes time, okay, it's fine like, but within a given circumstances it may be fine, but then they should ensure that they are not spreading any negativity or hate deliberately to their younger generation। So ये as a scientist or as a senior PhD student हमारा भी responsibility बनता है ये चीज़ को awareness। And coming back to a little bit previous discussion we had regarding India versus Western country, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, which is the role of the government and the research and research funding, जो कि बहुत important है। और आजकल I think हम देख रहे हैं usually governments are supposed to hike scholarships every 4 years, but I mean I'm not particularly talking about any particular government today or before, but I'm saying that वो funding जो hike है, for example, this is just one example, वो hike regular नहीं हो रहा। So after every 4 years, after which they're supposed to hike automatically, of course it doesn't happen, then students have to go and do some protest, and then it hikes, and also the hikes are not as much as they promised। So ये एक factor है। दूसरा factor है कि जो overall funding है education की, आप देखेंगे अगर if you follow a little bit of national news, तो आपको लगेगा कि overall funding is cut down in research and education। ये सब छोटी-छोटी चीजें हैं जो मतलब generally एक student को बाहर जाने के लिए और push कर देती हैं। तो ये भी extra factors हैं apart from all the other things। I mean, money is the backbone now. So if your parents in your home is sick, or you have a responsibility to carry of your younger brother or sister, or if you are the only earner in the home and also doing a PhD, in that case, अगर आपका family सही नहीं है, आपका personal life बिगड़ा हुआ है, money related problems की वजह से, then research will be tough because research is a free mind thing। अगर आपका mind free नहीं होगा, बहुत सारे responsibilities ये वो हैंग तैंग रहेंगे, फिर तो एक प्रॉब्लम। अभी ये सारे एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद हम कंसीडर कर लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो फंडिंग, वो टाइम सब कंसीडर कर लिए। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स या फिर मास्टर स्टूडेंट्स जो चाह रहे, जो अपने थोड़े कहीं ना कहीं थोड़े से क्लैरिटी उनमें है कि उनको रिसर्च परस्यू करना है, तो क्या क्या एडवाइस रहेगा उन लोगों के लिए? अगर कोई वैसे जगह से आ रहे हैं एक्सपोजर नहीं है, उनको पता नहीं, बस ऐसे पता है कि रिसर्च करना है, तो क्या एडवाइस रहेगा? क्या उनको सोचना चाहिए बिफोर एनरोलिंग इन PhD इन इंडिया? आई मीन मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आप PhD का डिस्कशन कर रहे हो तो यू कांट स्टार्ट विद हाउ मच मनी आई एम गेटिंग, बिकॉज़ दिस इज नॉट समथिंग हाउ योर थॉट प्रोसेस टू डू वर्क और शुड स्टार्ट विद लाइक मैं कौन से फील्ड में काम करना चाहता हूं, लाइक व्हाट्स माय फाइनल गोल ऑफ डूइंग अ PhD। देन यू स्लोली एंड स्टेडीली इवन लाइक कवर ऑल द प्रोस्पेक्ट्स, लाइक जैसे कि हमने एक क्वेश्चन आंसर किया। अगर स्टार्ट ही आप गलत क्वेश्चन से करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम। और पूरे डिस्कशन के दौरान तो एक जगह पे आप पॉइंट आउट किए कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और यहाँ पे जो that is true, but that should not be overpowering your ambitions। कि ऐसा ना हो कि you are so unambitious, तुमको बस कहीं से पैसा मिल गया और तुम सारा कुछ छोड़ के बैठ गए, ऐसा ना। तुम ambitions follow करते हो तो पैसा कमाओ, that is something else। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैसा कमाने के लिए तुम ambitions कुछ करो। तो इफेक्टिवली उनको क्या क्या सोचना चाहिए? अगर इंडिया में PhD करना है या फिर बाहर करना है, कैसे भी प्रोसेस, आजकल तुम प्रोजेक्ट करके इजीली बाहर भी जा सकते हो, 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हो बाहर भी जा सकते हो, तो उनको सोचना कैसे चाहिए? कौन सा चीजें उनके लिए बेटर है, तो वो कैसे वो जज करेंगे? I think PhD या फिर रिसर्च फील्ड में आना is in a way a big commitment,
कि आप पीएचडी इंडिया में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं तो 5 साल 6 साल, या फिर यूरोप में कर रहे हैं तो 3-4 साल, तो इट्स अ बिग कमिटमेंट। तो अगर कोई अंडरग्रेड में है या मास्टर्स में है तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज डू यू नो व्हाट अ रिसर्च मींस, ठीक है, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू व्हेन यू गो इनटू रिसर्च फील्ड। इसके लिए देयर आर मल्टीपल things. You can do a short internship, you can do a short research project in the lab to get a feel of what a research would, how would you feel doing research. If you think you are, अगर आप सही है रिसर्च के लिए, आपको सूट कर रहा है वो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड देन यू थिंक अबाउट व्हाट टॉपिक, व्हिच यूनिवर्सिटी, व्हिच फैकल्टी, व्हिच प्रोफेसर, ये सब सेकंड क्वेश्चन है। बट फर्स्ट थिंग आप जानिए कि रिसर्च क्या है, जो मैंने कह दिया ऑलरेडी। I think that's also true because like you should have no answers to these questions like what do you want to do and all that, and like you have resources, right? That's exactly what I was pointing out before. You have the resources at your disposal, multiple resources. If you can't go meet somebody whom you want to work with, you say, well, this is after you identify with whom you want to work or what you want to do. You can always email them. At some point, they may not reply to you immediately. Somebody will reply. If not the third person, fourth person will reply. So you can find out, you can gather information. You do your background check or see your work before you jump into or commit into this 5 or 6 years of your life to this, so that you know exactly what you're getting into and you understand that very clearly. And once you're in, you also make sure that nobody will do the work for you. Like it's your PhD. I think that is more important. You should understand that it is your PhD. I think that is exactly what people say. Like you get out of the college mindset. That it is your work, it is your personal work. It's like they say the thesis is like your baby. You have to work for it, otherwise you don't get the baby. It just comes out in 5 years. Yeah, it's a baby that comes out in 5 years. Well, I think that is quite important. You have to understand what you're getting into and then make your decision. आज हम ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो जाते जाते आप सबको धन्यवाद यहाँ आने के लिए, वो डिस्कशन से इन्वॉल्व होने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें शायद बताने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोग ये चीज़ें ढूंढते होंगे, maybe I think that could help them. With this, we would conclude our session, our first episode of this channel.